नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर नदी जोड़ो ये योजना के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का किया शिलान्यास। बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा। नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण में प्रगति यात्रा के पहले दिन अधिकारियों को गन्ना के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने का दिया निर्देश। पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए जारी की अनुदान की दूसरी किस्त। अनुदान से बदल रहा है ग्रामीण स्थानीय शासन का परिदृश्य। मंगलवार को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड की हुई शुरुआत। उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण है उद्देश्य। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दोधन ग्राम में बांध का निर्माण कर केन नदी के जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के द्वारा मार्ग में दोनों ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इससे छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों के लगभग 2000 गांव लाभान्वित होंगे। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी और 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो इस परियोजना से यूपी के 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जनपदों को लाभ मिलेगा। 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक चैनल से यूपी में 21 किलोमीटर लिंक चैनल का निर्माण प्रस्तावित है। इस केन बेतवा लिंक परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ है। 24,290 करोड़ रुपए की राशि अब तक स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने 1153 न्यू अटल ग्राम सेवा सदन की आधारशिला भी रखी। ये भवन स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। पीएम ने परियोजना से जुड़े 3D मॉडल को भी देखा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण में प्रगति यात्रा के पहले दिन अधिकारियों को गन्ना के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी सीजन से और ज्यादा की जाएगी, जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि अब गन्ना किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 20 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा भाव मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को 1598.80 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 446.49 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाते हैं और स्थल विशेष के मुद्दों को समाधान भी इसका करते हैं। ये धनराशि राज्य की सभी पात्र 75 जिला पंचायतों, सभी पात्र 826 ब्लॉक पंचायतों और सभी पात्र 57,691 ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है। अनुदान को वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। अनुदान का उपयोग स्वच्छता और ODF स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार और विशेष रूप से मानव अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल है। भारत सरकार 15वें वित्त आयोग के अनुदानों को सीधे पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय निकायों को दे रही है, जिससे ग्रामीण स्थानीय शासन का परिदृश्य बदल रहा है। ये रणनीतिक वित्तीय सशक्तिकरण स्थानीय प्रशासन में क्रांति ला रहा है, जवाबदेही को भी बढ़ रही है और ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता का पोषण भी कर रहा है। ये सशक्त स्थानीय संस्थाएं परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप में उभर रही हैं, जो भारत की यात्रा को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है, जहां हर गांव अपने भाग्य को स्वयं नया रूप देते हुए राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देता है। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर नवंबर में घट गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर 5.35% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 5.47% हो गई है। देश में किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें कृषक उत्पादक संगठन यानी कि FPO का गठन भी एक है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPO ने प्रदेश में स्वयं का वेयर हाउस बनाया है। कंपनी का खुद का 50,000 क्विंटल क्षमता वाला वेयर हाउस किसानों के लिए एक अनमोल सुविधा साबित हो रहा है। FPO द्वारा स्थापित किया गया पहला वेयर हाउस, जो केवल 10 किसानों से हुआ था, न सिर्फ जिला बल्कि पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश में किसानों के लिए प्रगति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और उनके विवादों के जल्द निपटारे के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम उपभोक्ता न्याय के लिए वर्चुअल हियरिंग और डिजिटल पहुंच था। उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण और तकनीक के माध्यम से त्वरित न्याय केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं में धोखाधड़ी और भ्रामक प्रचार की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक रणनीति बनाई है। मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल माध्यम से जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कार्य करते हैं और किसी भी धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को सचेत करते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें जल्द न्याय दिलाना विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू द कंज्यूमर जस्टिस reflects the commitment of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, ensuring that justice becomes more inclusive, accessible and efficient, leveraging the transformative power of the digital technology. माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
उपभोक्ताओं का हित कैसे संरक्षित और कैसे उनके हितों की रक्षा की जाए, इसके लिए हम इस प्रकार के जो कार्यक्रम करते हैं। उपभोक्ताओं में जागृति कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, कोई उपभोक्ताओं के साथ में उनके साथ चीटिंग न कर सके, इसकी लगातार हमने इतने सारे पोर्टल्स का आज माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन भी करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में देश भर से आए उपभोक्ता न्याय से जुड़े अध्यक्षों, सदस्यों और उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि पिछले वर्षों में डिजिटल तकनीक से उपभोक्ताओं के विवाद निस्तारण के मामलों में तेजी आई है। We can see that there has been a significant increase in the disposal rate of cases, and in many cases it has gone up to 136%. In NCDRC last year it was 122%, and this year also NCDRC continues to show the bright light for all the state consumer commissions and district consumer commissions to actually ensure that the disposal continues to be more than 100%. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर देश भर में उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आज के समय में जब बाजार और व्यापार का दायरा वैश्विक हो गया है, ऐसे में उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके संरक्षण की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने, उत्पादों के भ्रामक प्रचार और ऑनलाइन फर्जी कंपनियों से बचाव केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में है, जिसके लिए कड़े नियम भी बनाए गए हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट राजस्थान की पहचान है, लेकिन पिछले 2.5 दशक से राज्य पशु ऊंट का आंकड़ा तेजी से घट रहा है। राज्य सरकार प्रदेश भर में ऊंटों का संरक्षण करने का पूरा प्रयास कर रही है, ताकि फिर राजस्थान की शान ऊंट को बचाया जा सकता है। विलुप्त होने की कगार पर रेगिस्तान के जहाज। राजस्थान में घटती जा रही ऊंट की संख्या। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,26,000 से कम होकर अब करीब 2.25 लाख पहुंची। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लोगों में ऊंट को किया गया शामिल। ऊंट को राजस्थान में साल 2014 में राज्य पशु का दिया गया दर्जा। ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला। राजस्थान में रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऊंटों की कम होती संख्या को देखते हुए साल 2014 में इन्हें राज्य के पशु का दर्जा दिया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लोगों में ऊंट को शामिल किया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति लागू की गई, लेकिन ऊंटों की संख्या में फिर भी लगातार कमी होती जा रही है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, अच्छे उन्नत कैमल्स को ब्रीड करें। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मिशन के तहत पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी गांव में जाकर पशुपालकों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनका लाभ दिलवाएंगे। साथ ही ऊंट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे। जो चीज हम लोग कैमल मिल्क का, स्किन का, हाइट का एंड देन बोन का हम लोग यूज़ करेंगे, ये उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए सक्षम है। पिछले 2 दशक से ऊंटों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है। एक साथ 150 लीटर पानी पीने की क्षमता रखने वाला ऊंट 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। साल 2012 में हुई पशु गणना में प्रदेश में ऊंटों की संख्या 3,26,000 थी। फिर साल 2019 में ऊंटों की संख्या 2,13,000 थी और अब ये करीब 2.25 लाख रह गई है। दुआरी है आ जिती है नहीं संड्या ने दूध काटा हाँ आरी देखभाल करा जगी तो ठेठ हुई 30 साल कर रहे हैं। ऊँट है हड़ में काम आ जाता है जी, गड्ढे में काम आ जाता है, पानी में भाई टंकी भर लिया वहाँ। हमारा ऊँट ही रखते हैं लोग बाग और जापे का पैसा ही देते हैं राजस्थान सरकार। पहले यहाँ से चढ़ के ही जाते हैं, पहली बसें गाड़ी नहीं थी, उससे ऊँट पे चढ़ के ही आते जाते हैं।
राजस्थान की लोक संस्कृति का हिस्सा रही ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में कमी होती जा रही है। यहाँ के पशुपालक भी इस बात को समझने लगे हैं कि ऊँटों का उपयोग न केवल उनके दैनिक जीवन में अपितु कृषि के रूप में और उन्हें आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए भी कार्य कर सकता है। इसी को देखते हुए ऊँटों के संरक्षण को लेकर अब उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ऊँटों की घटती संख्या बढ़ती संख्या के रूप में तब्दील होने लगेगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, डीडी न्यूज़ जयपुर। और देश में ठंड बढ़ गई है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी हिस्से में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश का असर तापमान पर सीधा पड़ा है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। भद्रवाह इलाका पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका है। यहां पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर देश के कुछ और हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। जो सीजन का गालन दूसरा स्नोफॉल हुआ है और टूरिस्ट्स का रश आप देख ही रहे हो, हमारे आसपास में कितने सारे लोग आए हुए हैं। और नॉर्मली टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। हमने देखा यहाँ पर कलकत्ता से लोगों के साथ मेरी बात हुई, बेंगलोर से लोगों के साथ बात हुई है, मेरी मुंबई से लोगों के साथ बात हुई है और बहुत सारे लोग आज इस बर्फ का नज़ारा देखने यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। साथ ही कुछ मंडियों में चने के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को चने का भाव 6,375 रुपए था। 24 दिसंबर को इसमें 75 रुपए की सुस्ती आई और भाव 6,300 रुपए रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में चने की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 23 दिसंबर को इसका भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 200 रुपए चढ़कर 5,800 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ चने की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 23 दिसंबर को चने का भाव था 7,460 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 10 रुपए लुढ़क कर 7,450 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं लखनऊ मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 दिसंबर को चना 7,520 रुपए पर बिका। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक देखने को मिली। वहीं ज्यादातर मंडियों में इसकी खरीद स्थिर भाव पर हुई। भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 23 दिसंबर को धान का भाव रहा 1940 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को भी 1940 रुपए पर टिका रहा। जबकि राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 23 दिसंबर को इसका भाव रहा 2,425 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 107 रुपए बढ़कर 2,532 रुपए पर पहुँच गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 दिसंबर को धान का भाव बिना किसी बदलाव के 2,900 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 दिसंबर को इसका भाव था 2,300 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को भी 2,300 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में 24 दिसंबर को धान का भाव 10 रुपए गिरकर 2,250 रुपए से 2,240 रुपए पर आ गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है।
कुछ समय पहले ही कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 13,78,25,000 टन की तुलना में 1,78,91,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में बोरो धान की नर्सरी बोने का काम करें। वहीं पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में किसान फसलों में हल्की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें, लेकिन जल भराव से बचें। उधर कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाके में शाम के समय फव्वारा विधि से सिंचाई करके फसलों को ठंड में होने वाले नुकसान से बचाने का काम करें। साथ ही कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाकों में फलों के छोटे पौधों को रात के समय पड़ने वाली ठंड से बचाने के लिए पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकने का काम करें। वर्तमान में पड़ने वाली ठंड की वजह से लगभग सभी तरह की फसलों के फूल झड़ने की संभावना है। ऐसे में सलाह है कि ज़रूरत के हिसाब से खेतों और बागानों में हल्की सिंचाई करें। कर्नाटक के उत्तरी शुष्क क्षेत्र में तैयार अगेती अरहर की फलियां तोड़ने के बाद सुरक्षित स्थान पर रखकर सूरज की हल्की धूप में सुखाएं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तिल की बुवाई जारी रखें। मूंगफली की बुवाई के लिए भी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके में मौसम अनुकूल है। आंध्र प्रदेश के ऊपरी जनजातीय क्षेत्र में धान की बुवाई जारी रखें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में रात के समय तापमान की वजह से धान की नर्सरी खराब हो सकती है। ऐसे में शाम के समय धान के खेतों में सिंचाई करें और सुबह के समय ये पानी खेतों से उचित तरीके से निकाल दें। इसी तरह शाम के समय नर्सरी को पॉलीथीन शीट से कवर करें और सुबह के समय इस शीट को हटा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्यों ने भी सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज महान समाज सुधारक और देश में शिक्षा क्रांति के जनक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती है। इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इसमें बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम और उड़ीसा शामिल है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल होंगे। डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में 26 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल सरकार पर पूर्वांचलियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ने की घोषणा की है। दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने नोटिस जारी कर बताया कि संजीवनी और महिला सम्मान योजना जैसी कोई स्कीम नहीं है। राजधानी दिल्ली में ठंड के बीच बेघर लोगों के लिए जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। सर्दी में लोगों को यहां बड़ी राहत मिल रही है। भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुज और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शिकायतकर्ताओं को अगले महीने मौखिक सुनवाई के लिए बुलाया है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। ये बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया के चर्चों को सजाया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।